हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 9 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी जो हिंदी की पाठशाला है इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक पाठ का अध्ययन चल रहा है, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ है। इसका हमने एक भाग का तो अध्ययन अपनी पिछली कक्षा में कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि लेखक ने बताया था उनके व्यक्तित्व के बारे में कि जो प्रेमचंद्र होते हैं वो अपनी पत्नी के साथ में एक सम्मेलन में आते हैं और वहाँ क्या होता है, उनके जूता जो है वो एक फटा हुआ होता है, इसमें से उंगली बाहर निकल रही होती है। वो पत्नी के साथ में फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं। तो उसके लिए जो लेखक है हरिशंकर परसाई, वो अपने मन में सोचता है कि अगर लेखक के पास जूते नहीं थे तो किसी से जूते उधार ले लेता। लोग तो क्या करते हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए यानी दिखावा करने के लिए किसी का कोट ले लेते हैं, किसी की कार ले लेते हैं या किसी की बीवी तक उधार ले लेते हैं। और क्या एक लेखक से उनसे जूते नहीं मांगे गए तो कह रहे हैं वो फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। इस तरह से वो क्या अपने मन ही मन में उधेड़ बुन में लगे होते हैं, उसमें सोचते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि वो तो जब खिंचवाते हैं तो क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं और सेंट लगा करके आते हैं, तो ऐसा लगता है कि मान लो फ़ोटो से ही खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। तो इस तरह से यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आगे देखते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। वो कह रहे हैं उस ज़माने में जो टोपी थी वो 8 आने में, पहले बच्चों आने चलते थे, 1 आना, 2 आना, 10 पैसा, 5 पैसा। अब आजकल तो वो बंद हो चुके हैं। तो कह रहे हैं टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। कि मतलब क्या, टोपी सर पे पहनी जाती है और जूता कहाँ पहना जाता है, पैरों में। लेकिन फिर भी हमेशा, और आज भी है, आप जूता लेने जाओ और एक टोपी लेने जाओ तो टोपी आपको सस्ती मिल जाएगी लेकिन जूता आपको महंगा मिलता है। तो कह रहे हैं जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। यानी एक जूते के लिए क्या करते हैं लोग, 25 टोपियाँ न्यौछावर कर देते हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यानी वो लेखक के लिए कह रहा है, प्रेमचंद्र के लिए, कि तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। यानी आज से पहले उन्होंने कभी भी इतनी गहराई में जा कर के नहीं देखा जितना कि वो आज लेखक का फटा हुआ जूता देख करके इतनी गहराई से वो सोच रहा है, विचार कर रहा है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट हो, युग परिवर्तक भी हो, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यानी तुमने इतनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ प्राप्त कर रखी हैं लेकिन फ़ोटो में तुम्हारा जूता कैसा है, फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यानी हरिशंकर परसाई अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी के तो ऊपर से जूते फटते हैं और किसी के नीचे से घिस जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं, एड़ी जो होती है वो बाहर निकलती रहती है। तो ऐसी लेखक का जो अंगूठे के नीचे का तला था वो फट गया है। अंगूठा ज़मीन में घिसता है, जब वो चलते हैं तो वो अंगूठा जो है वो ज़मीन में घिसता है। और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहू लुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। क्या मतलब है कि नीचे से फटा हुआ तो क्या है, किसी को भी नहीं दिख रहा, वो उस केवल लेखक को ही महसूस हो रहा है। लेकिन जो प्रेमचंद का जूता था नीचे तो सही था, वो केवल आगे से फटा हुआ था, उंगली दिख रही थी तो वो फटा हुआ सबको नज़र आ रहा था। तो कह रहे छिल, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित हैं, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। फिर वो कह रहे हैं,
के लिए, प्रेमचंद्र के लिए, कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम क्या है, पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी हम सामने दिखाने के लिए हम कुर्बान हो रहे हैं और लेकिन तुम्हें उसका कोई महत्व नहीं पता। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, ठाठ से मतलब बड़ी शान से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। यानी मैं ऐसे किसी के सामने ऐसे जूते पहन करके नहीं आ सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ। यानी अगर मेरी ऐसी आपकी जैसी हालत हो, मैं भी आपकी जैसी हालत में हूँ, तो मैं फ़ोटो तो कभी जीवन में भी नहीं खिंचाऊँ। चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे, जीवनी कहते हैं खुद के जीवन के बारे में लिखा हुआ, अगर कोई जीवनी को बिना फ़ोटो के ही छाप दे तो छाप दे। लेकिन मैं अब जैसे ये है, अब इसमें ये फ़ोटो बनी हुई है, तो इस तरह से क्या होता है, जब उनकी कोई रचनाएं होती है तो उसमें उस कवि के बारे में फ़ोटो आती है। तो कह रहे हैं चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर रही है। यानी जो मेरे इतने हौसले हैं उनको भी क्या कर रही है, पस्त कर रही है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह, पूछना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये कौन सी मुस्कान है। क्या होरी का गोदान हो गया, यानी इनका ये काव्य था, होरी का गोदान हो गया। क्या पूस की रात, ये सारे क्या है, काव्य है, किसके द्वारा लिखे हुए हैं, प्रेमचंद्र के द्वारा। पूस की रात में नील गाय हलकों का खेत चर गई। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। यानी औरत का जो कफन के लिए जो चंदा इकट्ठा किया था उसकी शराब वो पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है, यानी वैसी ही मुस्कान मालूम होती है जैसी मुस्कान क्या है, उसको पढ़ने से। यह होरी का गोदान हो गया, फूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया, उस समय जो मुस्कान थी ऐसी मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया यह। यानी फिर मेरी नज़र कहाँ जाती है, तुम्हारे जूते पर जाती है। फिर सोचता है कि कैसे फट गया यह। मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते हो, वो पूछ रहे क्या तुम बहुत ज़्यादा चक्कर काटते हो, बहुत ज़्यादा चलते हो। क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। यानी बनिए के तकादे यानी बनिए से पैसा लेने के लिए क्या मील 2 मील के चक्कर तुम पैदल ही लगाकर घर लौटते थे क्या। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। फिर वो कह रहे कि चक्कर लगाने से जूता क्या है, फटता नहीं है, नीचे से जैसे घिस जाता है, जैसे कि हरिशंकर परसाई का घिस गया था। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। फिर वो एक का उदाहरण दे रहे हैं, कुंभन दास ये भी लेखक है, कवि थे, तो उनका जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया, उसे बड़ा पछतावा हुआ। किसको, कुंभन दास को। उसने कहा आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कौन, किसने लिखा ये, कुंभन दास ने। कि क्या मतलब इसका, कि आते जाते हमारे जूते घिस गए, यानी पैर घिस गए, बिसर गयो हरि नाम, और जो हरि का नाम है वह भी क्या हो गया, हम भूल गए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें, करें और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करवो परे सलाम। यानी जिनको देख कर के ही दुख उपजता यानी पैदा होता है, तिनको करवो परे सलाम, उनको क्या सबसे पहले हमें सलाम करना चाहिए। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। यानी उसकी क्या है, केवल और केवल वो जूते के, फटे जूते के बारे में ही सोच रहे हैं। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहते हो। यानी कई बार क्या हम आगे से पैर के अंगूठे से किसी चीज़ पर ठोकर मारते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, आगे से घिस जाता है। तो वो कह रहे ऐसा लगता है तुम किसी सख्त यानी कठोर चीज़ पर ठोकर मारते रहते हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सर्दियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। यानी कोई परत जमी हुई है तो उसको रोज़ाना ठोकर मारते रहते तो उससे तुमने जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। यानी कोई कह रहे हैं
कोई टीला जो आप तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो गया था, यानी कोई मान लो रुकावट आ जाती है, उसको हटाने के लिए क्या कहते हैं, कई बार हम पैर से हटा देते हैं ना उसको, तो वही कह रहा है कि तुमने अपना जूता आजमाया, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। तो कह रहे हैं तुम उस टीले को से बच करके उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, यानी नदियों के बीच में अगर पहाड़ आ जाता है तो नदियाँ क्या करती हैं, पहाड़ को तो हटाती नहीं है, बल्कि क्या करती हैं, अपना रास्ता बदल लेती हैं। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके। किसके लिए कह रहे हैं हरिशंकर परसाई? प्रेमचंद्र के लिए, कि तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नियम धर्म वाली कमजोरी है, यानी नियम धर्म से चलने की कमजोरी। नियम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी, यानी तुम आज़ाद थे। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, संकेत मतलब इशारा करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, यानी बुरा समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। यानी तुम जिससे घृणित करते हो, यानी घृणा करते हो, नफरत करते हो, तो हम क्या करते हैं, हाथ की उंगली से इशारा करते हैं। तो लेखक के लिए कह रहे हैं कि तुम हाथ की उंगली से नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो, क्योंकि उसकी उंगली बाहर निकल रही थी। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? यानी तुम्हारी जो पैर की उंगली बाहर निकल रही है वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, कि जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हारी जो उंगली निकल रही है बाहर, मैं उसका भी इशारा समझता हूँ, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ, यानी मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ रहा हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, यानी तुम मुझ पर हंस रहे हो या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए, यानी उन पर हंस रहे हो जो अपने पैर की उंगली को छिपाए हुए हैं और तलवा घिसाए चल रहे हैं, यानी वो खुद के लिए कह रहा है कि तुम, ऐसा लग रहा है कि उन लोगों पर हंस रहे हो जो उंगली को तो छिपाए हुए हैं और तलवे को घिसाए जा रहे हैं। उन पर जो टीले को बर काकर बाजू से निकल रहे हैं, और तो उन पर हंस रहे हो, यानी वो टीले से बच करके छोड़ करके और बाजू में यानी बगल में से निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो उन पर हंस रहे हो। तुम कह रहे हो, यानी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तो अपनी मुस्कान के द्वारा यह कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल आई, पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। यानी केवल मैंने तो क्या किया, ठोकर मार मार कर केवल जूता ही फाड़ा, उंगली ही बाहर निकली, लेकिन मेरा पैर तो सुरक्षित है, मेरा पैर नहीं घिस रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में, यानी उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। यानी हम पैर से तलवे से चलते हैं, उंगली से थोड़ी चलते हैं। तो कह रहे उंगली निकल आई तो क्या हुआ, लेकिन मेरा पैर सुरक्षित है, मैं उसके द्वारा कहीं भी जा सकता हूँ। तो तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? तुम्हारा तलवा जब घायल हो जाएगा तो तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ। हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ और मैं तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझ रहा हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। यानी मैं तुम्हारे सब कुछ, सब बात को मैं समझ रहा हूँ कि जो तुम्हारी पैर की जो उंगली है वो क्या इशारा कर रही है। तुम्हारी जो पैर की उंगली है वो हमारे जूते की तरफ इशारा कर रही है कि तुम्हारी जो उंगली तो सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारा नीचे से पैर घिस रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये व्यंग रूप भी है, और दूसरा क्या है, जीवन के वास्तविकता भी बताई गई कि हमें किसी के भी सामने दिखावा नहीं करना चाहिए, वाह्य आडंबर में नहीं अपने आप को व्यस्त करना चाहिए, अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे के इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।